मैं आपको पूछा था, है ना, पांचवा टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर। वहाँ अगर मेरे को, जैसे हमने देखा था ना, केल्विन, सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, एक दूसरे में अपन बदल सकते हैं। ऑन सेंटीग्रेड का देखे थे, एक बार और देख लो। केल्विन को या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो ये फार्मूला लगाते हैं। अब मान लो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तब क्या फार्मूला लगाएंगे? तो लगाएंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। एग्जाम्पल देखें, इसका देखे थे, मान लो 25 अंश सेंटीग्रेड, अगर कोई ताप है उसको केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? सीधा सीधा केल्विन बराबर यहाँ सेंटीग्रेड में लिख देंगे हम 25 और 273, टोटल कितना हो जाएगा? 278। अब क्या कर रहे हैं, सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। मान लो जैसे मैं करता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको बोलेंगे हमको क्या करो, फ़ारेनहाइट में बदलो। कितना आएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आया समझ कैसे? फार्मूला लगाओ, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, इसको बदलना है, इसको बदलना है, यहाँ लिखेंगे 25 धन 32। क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25, 9 पंचे 45, 45 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक हिसाब से देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कहें 278 केल्विन, 78 कहाँ होगा? 7 2 9 98 है, 298 केल्विन बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सुधार लो, ठीक है? ये ऐसा बना सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई मोल संकल्पना के पहले कुछ बातें। अब हम असली टॉपिक में आते हैं, मोल संकल्पना। ध्यान से समझे, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है मोल संकल्पना। इसको मैं शुरू करूँगा, इसके पहले फिर से आपसे हम थोड़ा जुड़े। मोल संकल्पना को दिया था एमिडियो एवोग्रेडो ने, एस लगा करके लिखो, एमिडियो एवोग्रेडो के द्वारा मोल संकल्पना दिया गया। ये लैटिन भाषा है मोल, इसका अर्थ होता है ढेर, हीप या पाइल कह सकते हैं। ढेर कहने का मतलब संग्रह हुआ, क्लस्टर। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक जोड़ा की बात की जाए, एक जोड़े में कितनी संख्या होती है? 2 की संख्या, ठीक है? एक जोड़े में संख्या 2। 1 दर्जन केला लो, कहने का मतलब 12 केले। वैसे ही स्कोर या कोरी, एक कोरी में कितना? 20। तो एक स्कोर में संख्या कितनी होती है? 20। अर्धशतक 50, शतक 100। तो वैसे ही एक ग्रास में संख्या 144, ये सब हमको मालूम है। वैसे ही ये संख्या बढ़ाते चले बढ़ाते चले बढ़ाते चले, तो अगर संख्या 6.022 गुना 10 की घात 23 के बराबर आ जाए, या ये कहें 6.022 गुना 10 की घात 23 के बराबर की संख्या को मैं कहूँगा 1 मोल, या हम कहेंगे 1 मोल। क्या कहेंगे? 1 मोल। ठीक, यहाँ तक समझ गए? देखिए, तो 1 मोल का मान होता है 6.022 गुना 10 की घात 23। अब एक बात बताइए, 6.022 गुना 10 की घात 23 का जो ढेर है, कि ये जो संख्या है, तो इसके द्वारा हम कणों को, परमाणुओं को, अणुओं को, आयनों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को व्यक्त कर सकते हैं मोल से। ठीक है? तो लिख सकते हैं हम परमाणु, अणु, आयन, है ना? यहाँ लिख सकते हैं परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। इसकी संख्या को गिनने के लिए, इसकी संख्या को गिनने के लिए
रासायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं, रासायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं, जिस इकाई का उपयोग करते हैं, इसको हम कहेंगे क्या? मोल। क्या कहेंगे? मोल। इसका मान होता है 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 की घात 23। समझ गए? या कहें 6.022 गुना 10 की घात 23, ये कणों का समूह जो है इसकी वैल्यू होती है 1 मोल। क्या होती है? 1 मोल। तो देखिए इसी संख्या को हम क्या कहेंगे भैया? एवोग्रेडो संख्या या फिर एवोग्रेडो स्थिरांक। इसी को हम कहेंगे, एमिडियो एवोग्रेडो ने दिया था ना, तो इसको बोलेंगे एवोगैड्रो संख्या, या इसी को हम कहेंगे एवोगैड्रो स्थिरांक, एवोग्रेडो संख्या या फिर एवोग्रेडो स्थिरांक। आपको अगर कोई पूछ लेगा एवोग्रेडो संख्या का मान कितना होता है, तो भी 6.022 गुना 10 की घात 23। आपको बोल देगा एवोग्रेडो स्थिरांक का मान, तो भी इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका संकेत होगा या तो n या फिर Na, या तो n होगा या तो Na होगा। दोनों के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, जैसे हम बाजार जाके बोले सबको मापने की, सबको लेने देने की इकाई अलग अलग है, 1 जोड़ा 2 मतलब 2 मिलता है, 1 दर्जन केला दो तो 12। अगर आप जाके बोलो कि 1 मोल केला दो, इसका मतलब क्या होगा? 6.022 गुना 10 की घात 23। ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक, ये होगा एवोग्रेडो संख्या या फिर एवोग्रेडो स्थिरांक। अब यहाँ पास बारंबार प्रश्न ये आता है कि आखिर इस संख्या को क्यों 1 मोल के रूप में कंसीडर किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन से कारण से 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 की घात 23 लिखा गया? इसको कम क्यों नहीं किए? 6000 क्यों नहीं लिखे? 7000 क्यों नहीं लिखे? तो देखिए इसका समाधान ऐसे दिया जाता है कि जब कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान, यहाँ पास लिखा भी गया, देखो ध्यान से, जब कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक है ना, जिसका क्या होगा? परमाणु भार 12 हो, ठीक है, ऐसे किसी समस्थानिक का द्रव्यमान जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से चेक किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापा गया, चेक किया गया, तब हमको इसकी वैल्यू मिली थी कितनी? 1.992648। तो मैं बार बार ये वैल्यू पूरा नहीं लिखूंगा। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस वैल्यू को हम 1 मोल क्यों लेते हैं। इतना आया 1.992648 गुना 10 की घात 23। ठीक, तो देखिए मैंने क्या कहा, 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 की घात 23। 1 मिनट पहले और समझ लो। देखो मान लो मैं बोलता हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैं लिख दिया 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब हो जाएगा ये 6.022 गुना 10 की घात 23। ठीक है, परमाणु। ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। 1 मोल जहां आ गया मतलब वो संख्या लिखना ही लिखना है। 1 मोल जल का अणु लिख दिया, मान लो 1 मोल जल का अणु कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम होगा ना। तो इसमें भी कितना आएगा? 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु। यहाँ पास लिखा है परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायन जिस इकाई का प्रयोग करते हैं इसको कहा जाता है मोल। क्या कहते हैं? मोल। तो ध्यान रहे, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कहोगे तो इतना परमाणु, 1 मोल जल का अणु तो इतना अणु। ठीक वैसे ही अगर आपको बोला जाएगा, अगर आयन ले लो, है ना, Na+Cl-, तो जिसका जितना दिया गया है, आयन दिया हैगा, तो क्या हो जाएगा? सूत्र इकाई। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए ये वैल्यू आया कहाँ से? मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब चेक किया गया, कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान आया था 1.992648 गुना 10 की घात 23। इतने के आसपास इसकी वैल्यू आई थी। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना वैल्यू आ गया ग्राम में,
तो हमको ये पता है, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतना लिखे, 1 मोल जल का अणु, तो ये कितना ग्राम होता है? 18 ग्राम। तो मैं आपको अगर पूछूंगा कि कार्बन का कितना ग्राम होगा, तो 12 ग्राम। 1 मोल बोलूंगा तो इतना कार्बन, लेकिन 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 ऐसा होगा। लेकिन ऐसे अभी हमको डायरेक्ट नहीं निकालना है, हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो क्या किया गया, 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल कंसीडर अगर करते हैं तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? तो 12 ग्राम प्रति मोल ये इस कार्बन का है 1 मोल में, और इसका द्रव्यमान कितना आया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से? इतना आया था। ठीक है, नीचे रख देंगे। अब जब इसको सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू लगभग 6.022 × 10⁻23 आया। ये तो ऊपर चला जाएगा 23। इस आशय से हम 1 मोल को लगभग कितना 6.22 × 10⁻23 के आसपास कंसीडर करते हैं। ठीक है, इकाई भी यहाँ लिखा गया परमाणु प्रति मोल। और अगर इसके अनुसार परिभाषा लिखना चाहें तो लिख ले, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, उसी संख्या में यदि किसी पदार्थ के कणों को ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे परमाणु, अल्पविराम अणु, अल्पविराम आयन, अल्पविराम इलेक्ट्रॉन, अल्पविराम प्रोटॉन, ब्रैकेट बंद किया जाता है, तो वह उस पदार्थ का 1 मोल होता है। तो वह उस पदार्थ का 1 मोल होता है। क्या लिखे, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, अल्पविराम, उसी संख्या में यदि किसी पदार्थ के कणों को जैसे कोष्ठक में है परमाणु, अणु, आयन, मूलक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि लिया जाता है, तो वह उस पदार्थ का 1 मोल होता है। अच्छे से चेक कर लो, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, उसी संख्या में यदि किसी पदार्थ के कणों को लिया जाए, कौन कौन से कण? परमाणु, अणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वह उस पदार्थ का 1 मोल होता है। तो ये तो हो गया हमारा मोल जो है, इसकी कुछ परिभाषा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझेंगे कि ये जो मोल जो है, इसको हम समझें अच्छे से, मोल संकल्पना को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 कैटेगरी में पढ़ाने का प्रयास करूँगा मैं। संख्या के पदों में मोल, ये मोल क्या होगा, फिर पढ़ लेंगे हम द्रव्यमान या भार। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार लगभग दोनों एक कंसीडर किया जाता है, फिजिक्स में अलग अलग पढ़ते हैं ना, ध्यान रखना। द्रव्यमान भार के पदों में मोल, और हो जाएगा आयतन के पदों में मोल, आयतन के पदों में मोल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या नंबर, मोल इन
टर्म्स ऑफ मास या वेट, जो भी लिखना चाहें, या वेट लिख लो, और ये हो जाएगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये तीन चीज़ों के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो तीनों का जो मेन हेडिंग है मैंने लिखवा दिया है। मोल संकल्पना जो है इसको हम ये तीन बृहद भागों में कहें, या जो भी जैसा बनेगा देखेंगे, समझेंगे, बीच बीच में कुछ आंकिक प्रश्न के साथ और एनसीईआरटी के सवालों के संग बात करेंगे इन बिंदुओं पे कि मोल संकल्पना, संख्या के पदों में मोल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, भार या द्रव्यमान के पदों में मोल क्या होगा, या फिर कहें आयतन के पदों में मोल क्या होना चाहिए, कौन कौन से फार्मूला हमको मिलते हैं और कौन कौन सी बातें हमको याद होनी चाहिए मोल संकल्पना को अच्छे से समझने के लिए। इंग्लिश याद रखना, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट या मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसको अच्छे से बना लो और हेडिंग डालो मोल कॉन्सेप्ट के नीचे। पहला क्या, संख्या के पदों में मोल या मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम सब बात करेंगे। डालिए हेडिंग। मैंने हेडिंग लिखने बोला है क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, या कहें कि संख्या के पदों में मोल, संख्या के पदों में मोल, संख्या के पदों में मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, ये इधर कुछ आंकिक सवाल लिखा है मैंने, पहले समझ लेते हैं, फिर ये दोनों सवाल आपसे हम बना लेंगे। ठीक, जैसे बात करें, मान लो अगर मैं बोलूं, फिर से वही बात, 1 दर्जन, तो इसमें संख्या कितनी होती है, 12, 12 की संख्या है, या मैं इसको लिख दूं क्वांटिटी क्यू। ठीक, तो 2 दर्जन, 2 दर्जन में कितना, 24 होगा, संख्या 2 होगा, 24 होगा। अब ठीक वैसे ही मैं आपको ये पूछूं कि 24 की जो संख्या है, कि ये जो 24 की जो संख्या है, अगर मान लो ये 24 की अगर संख्या जो है, मैंने कहा 1 दर्जन में संख्या अगर 12 के आसपास, तो आसपास क्या 12 ही होता है। और ठीक वैसे ही अगर हम बात कर लें 2 दर्जन की, तो इसमें 24 की संख्या। अब आपको मैं पूछूंगा कि 24 की संख्या में कितना दर्जन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, हम संख्या कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे कि 24 का जो संख्या है इसका क्वांटिटी है, 24 की जो संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे आधार के 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो हम क्या करेंगे, 12 की क्वांटिटी या फिर संख्या से भाग दे देंगे, भाग देंगे ना। क्यों देंगे, संख्या प्रति दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है, 12, ध्यान से समझो। अब इसके बाद n बराबर कितना निकल जाएगा, तो 2 क्वांटिटी कट जाएगा और बच जाएगा 2 दर्जन। 2 दर्जन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब इसके बाद हम इसको सूत्र के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। n बराबर क्या हो जाएगा, जो ऊपर की क्वांटिटी है और नीचे में 12 है ना, क्यू बटे दर्जन। मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखना है। इसको समझना ध्यान से। एग्जाम्पल बहुत सरल है, लेकिन ये कठिन हो सकता है, समझेंगे नहीं तो। ऊपर की क्वांटिटी जिसके बारे में पता करना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा बेस वैल्यू रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। इकाई के सहित जो कटेगा काट देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ संख्या निकाल सकते हैं दर्जन निकालने के लिए। ठीक वैसे ही
क्योंकि संख्या के पदों में है ना। मैं बोलूं मोल के लिए अगर समझने का प्रयास करें तो मोल को भी हम किससे दर्शाते हैं, मोल को माना मैं एन से, इसको भी दर्शाऊं, किससे दर्शाऊं, एन से। तो इसका वैल्यू कितना होता है मोल का, 6.022 गुना 10 की घात 23, 6.022 गुना 10 की घात 23। अब हमको पता है 1 मोल बराबर इतना होता है, ये हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि अगर 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 की घात 23, हम इसको संख्या के रूप में रखें, कंफ्यूज हो जाएंगे, दो बार एन रखेंगे तो, या इधर लेफ्ट हैंड साइड में एन रखेंगे, ध्यान से समझना। अब मैं ये बोलता हूँ मेरे को, जैसे मैंने कितना दर्जन होता है इसकी संख्या निकाली, वैसे ही मेरे को निकालना है एन का मान, किसके संबंध में, मोल के संबंध में, ठीक है, संख्या का मान। तो कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं संख्या या एन बराबर लिख दो, दिए गए पदार्थ, किसी पदार्थ की संख्या बटे, इसको लिखेंगे 6.022 गुना 10 की घात 23। ये सब क्या है, क्वांटिटी है ना भाई, ये संख्या है, तो क्वांटिटी लिखो चाहे संख्या लिखो, क्वांटिटी लिखो प्रति मोल, 1 मोल में यहाँ लिखे ना प्रति दर्जन, ठीक। चलिए तो इसका हम फार्मूला बना लेंगे, एन बराबर क्यू, इसको एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं, एन से दर्शाते हैं, बताया हूँ, ठीक है। एन क्वांटिटी को क्यू से दर्शाएं, मोल को हम लोग लिख लें मोल, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सूत्र याद रखें। अब आपको मान लो क्यू निकालना है क्वांटिटी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझें, एन गुना एन ए, क्यों हो जाएगा, ये क्यू और ये क्यू कट जाएगा, बचेगा वही, ठीक, याद रखना। तो इस हिसाब से अगर एन निकालना होगा तो क्यू बटे एन इंटू क्यू अपान मोल, या क्यू प्रति मोल, क्वांटिटी प्रति मोल, संख्या प्रति मोल, ये संख्या है और कुछ नहीं है, मात्रा बोल सकते हैं। और क्यू अगर निकालना है तो डायरेक्ट जो एन है इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए तो ये सब चीज़ अच्छे से समझ तो तब आ जाएगा जब हम इसमें से 2 अंकित सवाल हल करते हैं। मान लो आपको कोई सवाल दिया गया है कि 12.044 गुना 10 की घात 20 परमाणु एक कैल्शियम का परमाणु है, इसमें मोलों की संख्या क्या होगी, या मोल क्या होंगे, कितने मोल होंगे, ऐसा लिखा रहेगा स्टेटमेंट। चलिए मैंने जैसे कहा था, ये मोल संकल्पना में संख्या के पदों में मोल, हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है एन बराबर क्यू अपान एन ए, या क्यू पर मोल। ये क्यू की जगह क्या है, परमाणु दिया रहेगा तो परमाणु प्रति मोल, अणु दिया है तो अणु प्रति मोल, संख्या प्रति मोल, आयन प्रति मोल, जो भी। एक सवाल यहाँ देखिए, 12.044 गुना 10 की घात 20 परमाणु कैल्शियम में कितने मोल होंगे। चलिए बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, सरल है, ये फार्मूला लग जाएगा। तो लिखिए यहाँ पास लिखना, और हमेशा फार्मूला लिखना चाहिए, एन बराबर क्यू एन ए, एवोगैड्रो का नंबर है। अब बताइए मेरे को, ये Q है, इसमें मान कितना दिया है, 12.044 गुना 10 की घात 20 दिया है, ठीक, इतना दिया है, परमाणु दिया है तो परमाणु लिख लो या एटम्स लिख सकते हैं, जो भी। अब देखिए Na का मान कितना होगा हमारे पास, एवोगैड्रो संख्या ये है 6.022 गुना 10 की घात 23 एटम पर मोल। यहाँ है ना क्यू पर मोल, तो वहाँ पास क्या लिखेंगे, एटम पर मोल। अब इसको हल करेंगे तो यहीं से काट सकते हैं, 20-20 तो कट जाएगा, 3 बचा रहेगा, और ये सीधा 2 से 6 कम 6 दूनी कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात, ये ऊपर चल देगा, ऋण 3 आएगा, और क्या लिख लेंगे, मोल। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो।
और आपको मैंने बताया है कि 10 की घात ऋण 3 बराबर इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मिली मोल। तो ऐसे निकालते हैं आंसर। इस प्रकार से हम हल करेंगे सवाल 1। समझ आ रहा है सबको? ठीक। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो Ca2+ आयन के 0.5 मोल प्रति दर्श हमको दिया गया है और ये बोला गया कि Ca2+ आयन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये कैसे आ गया? ये सब हुआ मत बनाओ, देख लो। जैसे अब देखिए, ये हमको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार 40 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक निकाल लिए। परमाणु भार, ये कैल्शियम Ca+2 आयन की संख्या कैसे निकली? जितना मोल दिया गया है इसको एवोगैड्रो संख्या से गुना कर दिए, आंसर आया इतना। अब क्या करना है? अब हमको पता है प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन यहाँ Ca+2 आयन की बात हो रही है, तो Ca+2 आयन मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। अब सीधा सीधा मैं बोलूँगा यहाँ कुल प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20 गुना, इतना लिख दो, 3.011 गुना 10 की घात 23 Ca+2 आयन लिख सकते हैं। Ca+2 आयन। और यहाँ पास लिख सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन 18 गुना 3.011 गुना 10 की घात 23 Ca+2 आयन। वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं कुल न्यूट्रॉन बराबर 20 गुना 3.011 गुना 10 की घात 23 Ca+2 आयन। ये तो सब हल कर लेंगे। यहाँ होमवर्क लिखा गया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हल करने। ठीक है, देखिए इधर। अब मान लो मैं कहूँ कि कुल आवेश निकालना है, तो ध्यान से समझे इधर। कुल आवेश कैसे निकालेंगे? Ca+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खोया है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात 19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से गुना कर देंगे। अब ये जितना भी मान आएगा उसको Ca+2 आयन की जितनी संख्या निकली है, फार्मूला क्या है हमारा भैया? ये Q बराबर N/Na। इस फार्मूला के अनुसार हम क्या कर लेंगे? उसको गुना कर लेंगे, तो अंत में हमारी वैल्यू ये आएगी। ठीक, तो हमने समझने का प्रयास किया है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर या क्वांटिटी, क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। ये 2 सवाल, मान लो SO4 का 0.2 मोल दिया गया है या इसका भी दिया गया है, तो इसमें हमको क्या करना है? आयनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुल आवेश निकालना है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे हल करने हैं। देखो प्रयास करो, हो जाए तो अच्छी बात। इसके बाद हमको अगला मोल संकल्पना का जो दूसरा हम सब हेडिंग लगाए थे उसके अंतर्गत बात करें, क्या हो जाएगा? भार के पदों में मोल संकल्पना या भार के पदों में मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, भार के पदों में, यही तो है ना हेडिंग। चलिए ठीक है, लिखिए क्या लिखेंगे?